वर्गीकरण में जो साहित्य बांटा गया है वो है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, जिसे लौकिक साहित्य भी कहा जाता है, रासो साहित्य और रास या जैन साहित्य। इन भागों में बांटा है अपनी अध्ययन की सरलता हेतु। ठीक है, तो सिद्धनाथ आगे है। फिर सिद्धनाथ जैन को अपभ्रंश काव्य में रखा किसने? शुक्ल जी ने। ठीक है, सिद्धनाथ और जैन को अपभ्रंश काव्य में रखा है। ठीक है, आगे है, याद रखना इसमें सिद्धनाथ और जैन है, वो नहीं है इसमें ये क्या बोलते हैं, रासो साहित्य नहीं है। ठीक है, अपभ्रंश में उसने रासो साहित्य को नहीं माना है। ठीक है, आगे है, नगेंद्र जिन रचनाओं को रासो साहित्य में स्थान देते हैं शुक्ल ने उसे देश भाषा प्रकरण में रखा है। जैसे नगेंद्र जी हैं जो, उन्होंने जो रचनाएं रासो साहित्य में रखी हैं, शुक्ल जी ने उनका नाम देश भाषा रखा। ठीक है, और जिसे नगेंद्र ने लोक साहित्य में रखा है, शुक्ल जी ने उन्हें वीर गाथा की फुटकल रचनाओं में माना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा देख लेंगे और तो एक बार देख लेते हैं। नगेंद्र ने जिन रचनाओं को रासो साहित्य में स्थान दिया है। ठीक है, नगेंद्र ने रासो साहित्य में जिन रचनाओं को स्थान दिया है, शुक्ल जी ने उन्हें कौन सी भाषा में? देश भाषा प्रकरण में रखा है। ठीक है, और नगेंद्र ने जिसे लोक साहित्य में स्थान दिया है, नगेंद्र ने उन्हें वीरगाथा की फुटकल रचनाओं में स्थान दिया है। ठीक है, ये एक दो बार कर लिया है, तो ऐसे देख सामने आती रहेंगी, रिवीजन होती रहेगी, तो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा भाई। अब की बार तो करना है बस, सभी को एक सीट अपनी जरूर लेनी है, क्योंकि एक तो अपनी है। ठीक है, सिद्ध साहित्य को आज हम देखेंगे। ठीक है, सिद्ध साहित्य का टाइम रहा है 7वीं या 8वीं शताब्दी, कोई 7वीं शताब्दी बोलता है, कोई 8वीं मानता है, और 10वीं शताब्दी तक लगभग मानते हैं। ठीक है, शुक्ल जी ने बोला है सिद्धनाथ व जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर इसका उपहास उड़ाया है, और उन्हें अपने ग्रंथ जो प्रथम संस्करण था इसका 1929 में जो आया था, प्रकाशित हुआ था, उसमें शामिल नहीं किया। हालांकि द्वितीय संस्करण जो 1940 में आया था उसमें इसको शामिल किया है। ठीक है, तो पहले सिद्धनाथ और जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर उनका उपहास उड़ाया था। ठीक है, और बाद में दूसरे संस्करण में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जो शुक्ल जी का है ग्रंथ, उसके दूसरे संस्करण जो 1940 में आया था उसमें उन्हें इनको शामिल किया है। ठीक है, आगे है, बख्तियार खिलजी ने जब सिद्धों को वहाँ से खदेड़ा, जहाँ के वो मूल निवासी थे वहाँ से खदेड़ा, तो ये भोट यानी कि चीन, तिब्बत, नेपाल आदि क्षेत्रों की ओर आ गए थे। ठीक है, और जो हमारे भारत में आने से पहले जो ये सिद्ध थे वो नेपाल से आए थे। मेन इनका जो स्थान रहा है यहाँ भारत में आने से पहले वो नेपाल रहा है। ठीक है, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की विकृति का परिणाम है। सिद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म था वो विकृत होकर फिर ये सिद्ध साहित्य में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, आगे है फिर बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीन मतलब छोटा, यान मतलब सवारी, छोटी सवारी, हीनयान। महायान, महा मतलब बड़ा, बड़ी, और यान मतलब सवारी, बड़ी सवारी। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है शून्य का पूरक तत्व ज्ञान है। ये अलग से एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसमें शून्य का भी रोल अभी आएगा। ठीक है, आगे है हीनयान में क्या क्या है? हीनयान में है ये, हीनयान में क्या क्या है? इसमें एक तो शाब्दिक अर्थ है छोटी सवारी। ठीक है, हीनयान का, और इसमें सैद्धांतिक पक्ष, बौद्ध धर्म का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो इसमें है। ठीक है, यह धर्म भिक्षुओं व सन्यासियों को आश्रय देता है। ठीक है, ये हीनयान
यानी कि छोटी सवारी है तो कम आएंगे। जैसे भिक्षुक हैं, साधु सन्यासी हैं, ये इसमें आ जाएंगे। और ये सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक को जो सैद्धांतिक पक्ष होता है किसी धर्म का, उसको अपनाने वाले संख्या में बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन रूल रेगुलेशनों के हिसाब से तो हर एक पे चला नहीं जाता, तो इसीलिए इसकी संख्या कम हो जाती है, इसीलिए इस हीनयान में कम आते हैं। ठीक है। महायान मतलब बड़ी सवारी है तो ज़्यादा आएंगे, थोड़ा रिलेट करेंगे। और इसमें व्यवहारिक पक्ष शामिल है। व्यवहारिक पक्ष, व्यवहार में तो भाई सभी मानते हैं, शामिल हो ही जाते हैं। और यह शाखा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाली शाखा रही है, यानी कि जो आम जनता थे, आम जो जन थे, उनके दिलों पर राज करने वाली जो शाखा रही है वो महायान रही है। ठीक है। आगे है फिर महायान के भी 2 पार्ट हैं, सहजयान और वज्रयान। सहजयान और वज्र, सहज मतलब सहजता और वज्र मतलब कठोर। ठीक है। और वो क्या था, जो बौद्ध धर्म था, पहले 2 भाग हुए बौद्ध धर्म के। ठीक है। बौद्ध धर्म के 2 पार्ट हुए, उसमें एक कौन सी वो थी, एक तो था, एक में हीनयान था और एक महायान था। ठीक है। फिर महायान है, महायान के भी 2 भाग हुए। ठीक है। सहजयान और वज्रयान। सहज मतलब सरल और वज्र मतलब कठोर। ठीक है। सहज जीवन यापन पर सहजयान बल देता है, और सहजयान के जो सहजयान शाखा है उसके प्रवर्तक सरहप्पा को माना जाता है। आगे है फिर वज्रयान। वज्र, इसका अर्थ है शून्य, शून्य से इसका अर्थ लिया जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वज्रयान शाखा में किया जाता है। उसमें तो महायान की जो शाखा थी वज्रयान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है। वज्रयान शाखा का प्रसार करने वाले सिद्ध कहलाए। वज्रयान जो शाखा थी उसका प्रसार प्रसार करने वाले यहाँ पे सिद्ध कहलाए हैं। ठीक है। और सिद्धों की जो सिद्ध साधना का प्रधान केंद्र श्री पर्वत है। सिद्धों की सिद्ध साधना का प्रधान केंद्र कौन सा है, श्री पर्वत है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये सिद्ध और नाथों के बारे में थोड़ा अंतर करके लिखा हुआ है एक जगह पे। ठीक है। तो ये देखेंगे, दोनों का मूल स्रोत, ये दोनों का मूल स्रोत ठीक से लिख लेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। स्रोत बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से माना जाता है। ठीक है। सिद्ध भी वज्रयान शाखा से आए हैं बौद्ध धर्म की, और नाथ भी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से ही आए हैं। ठीक है। शुक्ल ने जो सिद्धों को कहा है तांत्रिक बौद्ध, क्योंकि ये तंत्र आदि जो विद्या थी उन पर बल देते थे। ठीक है। तो शुक्ल जी ने तांत्रिक बौद्ध इन्हें माना है, और योग मार्गी बौद्ध नाथों को माना है, क्योंकि वो योग साधना पर बल देते थे। और सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की तो 9 नाथ हैं। जो प्रवर्तक रहे हैं, प्रवर्तक कौन रहे हैं, सिद्धों के प्रवर्तक सरहप्पा को माना जाता है, और नाथों के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है मुख्य रूप से। ठीक है। आगे है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या क्या है, ये इंद्रिय उपभोग पर बल देते हैं। सिद्ध इंद्रिय उपभोग पर बल देते हैं, और नाथ इंद्रिय निग्रह पर बल देते हैं। तप, त्याग, संयम, इन पर नाथों ने बल दिया है। और जो सिद्ध थे वो वामाचारी थे। ठीक है। वो स्त्री को महत्वपूर्ण स्थान दे रहे थे। ठीक है। उनके बिना उनके जो सिद्धि थी वो व्यर्थ थी। ठीक है। और जो नाथ है वो सदाचारी थे, उन्होंने स्त्रियों को योग साधना में स्वीकारा नहीं। इनका स्थान, जो सिद्धों का स्थान रहा है वो पूर्वी भारत, क्योंकि नेपाल से आए थे ये, नेपाल से इनके साथ साथ पूर्वी भारत है, तो वो पूर्वी भारत में बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, असम, इसमें इनका स्थान रहा है मुख्य रूप से। और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अर्बुद पर्वत, श्री पर्वत इनके प्रमुख स्थान रहे हैं। ठीक है। ये पूर्वी भारत में आए थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में आए थे। श्री पर्वत
और अर्बुद पर्वत, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनके प्रमुख केंद्र रहे हैं। जबकि जो नाथ थे उनका जो प्रधान केंद्र रहा है उनका पश्चिम भारत यानी कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इस साइड इनका वर्चस्व था। ठीक है, आगे है फिर सिद्धों में स्त्री को भैरवी, डोमिनी और महामुद्रा कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें उसमें 4 ऑप्शन थे, भैरवी, डोमिनी, महामुद्रा और एक और कोई ऑप्शन दे रखा था। तो ये तीनों उन्होंने, ये सिद्धों ने स्त्री को कहा था, तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी यहाँ पे लिख दिए थे, ताकि मतलब कहीं से भी कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाता था तो ऐसे ही नोट कर लेती थी। आगे फिर सिद्धों के साहित्य के सिद्धांत ग्रंथ। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो वैसे मैं बोल देती हूँ। ये है साधन समुच्चय, इनके प्रधान ग्रंथ रहे हैं। ठीक है, सिद्धों के साहित्य के जो सिद्धांत थे, इसके सिद्धों का जो धर्म था उससे रिलेटेड जो सिद्धांत लिखे गए हैं वो जिन ग्रंथों में लिखे गए हैं वो ये ग्रंथ है। एक है साधन समुच्चय, दूसरा है आदि कर्म प्रदीप। साधन समुच्चय, ये है साधन समुच्चय। ठीक है, साधन समुच्चय है, और दूसरा है आदि कर्म प्रदीप, और तीसरा है मंजूषी कला, मंजूषी कल्प है ये। ठीक है, कल्प है ये कल्प है। ठीक है, मंजूषी कल्प। ठीक है, ये 3 है, साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप और मंजूषी कल्प। ठीक है, ये 3 इनके जो सिद्धांत हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे है फिर सिद्धों का मूल उद्गम स्थल नेपाल है। ठीक है, सिद्धों का जो मूल उद्गम स्थल है वो नेपाल है। नेपाल से फिर ये पूर्वी भारत में आकर बस गए थे, जैसे असम है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, यहाँ पर आकर बस गए थे। पश्चिम भारत जैनियों का निवास स्थान, जैनियों का नहीं, नाथों का भी निवास स्थान पश्चिम भारत ही माना जाता है। ठीक है, आगे है फिर शिक्षा के केंद्र तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, ये इनके शिक्षा के केंद्र रहे हैं। ठीक है, और जो मुख्य स्थल रहे हैं वो अर्बुद पर्वत और श्री पर्वत सिद्धों के प्रमुख स्थल रहे हैं। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84 की किन ने मानी है? रामकुमार वर्मा ने और राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, कितनी संख्या मानी है? सिद्धों की 84 संख्या रामकुमार वर्मा ने और राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध अपने नाम के पीछे पा या पाद जोड़ते थे। सर्वोच्च सिद्ध जो माना है सिद्धों में वो लुयप्पा को माना है। किसने माना है? नगेंद्र जी ने। नेक्स्ट है फिर सिद्धों की रचनाओं का संकलन। 1907 में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान और दूहा नाम से बांग्ला भाषा में किया है। ठीक है, और ये जो इसका संकलन किया था वो नेपाल से किया था। ठीक है, सबसे पहले सिद्धों की रचनाओं का संकलन किसने किया है? वो है हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। और किस नाम से किया है? बोधगान और दूहा नाम से किया है, बांग्ला भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है फिर यहाँ सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य को संग्रहित करने का प्रयास हरप्रसाद शास्त्री ने किया। ये हमने देख लिया। बोधगान और दूहा जो 1907 में आई थी। ठीक है, बोधगान और दूहा 1907 में आई थी उसमें क्या है? सरहप्पा और कृष्णप्पा के दोहों को शामिल किया गया है। सरहप्पा और कृष्णप्पा के दोहों को शामिल किया गया है इसमें।
राहुल सांकृत्यायन जी, इन्होंने सिद्धों के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है, ठीक है, वो हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को पहला कवि माना है, ये हमने देखा था। राहुल सांकृत्यायन ने और नगेंद्र जी ने सरहप्पा को पहला कवि माना था। सर से है नी, राहुल सर और नाग भी सर क्या था याद होगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम, ये इम्पोर्टेंट है, याद करना बिल्कुल, ठीक है। सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, ये देख भी चुके थे बाकी, है ना। और उसके बाद है इनके ग्रंथ का नाम हिंदी काव्यधारा, बिल्कुल ठीक है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा। 1945 में सिद्धों की रचनाओं का इसमें संकलन किया है, ठीक है। आगे है फिर पुरातत्व निबंधावली नाम से सिद्धों ने अपनी रचनाओं का संकलन करवाया था, विस्तृत आलेख प्रस्तुत किया, यह विस्तृत आलेख प्रस्तुत किया था, ठीक है। जो पुरातत्व निबंधावली नाम से सिद्धों ने अपनी रचनाओं का संकलन करवाया था। नेक्स्ट है फिर सिद्ध साहित्य से ही स्त्री लेखन का प्रारंभ माना जाता है। मतलब सिद्धों ने स्त्रियों को काफ़ी अच्छा स्थान दिया था, तो लेखन भी वहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, स्त्रियों का। ये जाति से हीन थे, वह निम्न वर्ग के थे, ठीक है। ये सभी निम्न वर्ग की जाति से संबंधित थे। ये मंत्रात्मक साधना में निरंतर लीन रहते थे और मंत्रों द्वारा ही सिद्धि चाहते थे, ठीक है। ये मंत्रों द्वारा ही मंत्रात्मक साधना में लीन रहते थे। सिद्धों का समय 7वीं-8वीं शताब्दी माना जाता है, लेकिन आम जनता पर इसका जो प्रभाव पड़ा है वो 10वीं शताब्दी से माना जाता है। इस साहित्य में स्त्री को भैरवी माना है, ये हम देख चुके हैं। इसमें स्त्री को जो माना है वो माना है भैरवी है, डोमिनी है, महामुद्रा है, ये माना था। आगे है सिद्ध साहित्य का विकसित रूप। कबीर के काव्य में कौन कौन से उसमें आता है? उल्टबासियों में, उसके अक्कड़पन में दिखाई देता है, ठीक है। सिद्ध साहित्य का जो विकसित रूप है वो संत साहित्य में हमें दिखाई देता है, और वो भी कबीरदास के, मुख्य रूप से कबीरदास के काव्य में दिखाई पड़ता है। उल्टबासियों का मतलब है कथन को उल्टा कर देना, काव्य में चमत्कार पैदा करने के लिए, ठीक है। दृष्टकूट पद के माध्यम से जो कथन कहना होता है वो होता है उल्टबासियाँ, ठीक है। जैसे समुद्र में आग लग गई और समुद्र कोयला हो गया, यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर भी ये बड़ा चढ़ाकर कहना, कोई कथन उल्टा और चमत्कार पैदा करने के लिए कह देना, वो उल्टबासियाँ हैं, जो ये दृष्टकूट पद तुलसीदास जी ने भी अपनाए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम। और उल्टबासियाँ तो कबीरदास की मुख्य विशेषता ही रही है। कबीरदास की साधना पद्धति के अंतर्गत एक विशेष प्रकार ये वह अक्कड़पन भी इस सिद्ध साहित्य से ही स्वीकारा गया है, अर्थात जो ये था उल्टबासियाँ और अक्कड़पन था जो कबीरदास के साहित्य में, वो सिद्धों से ही लिया है। आगे है सिद्धों ने, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे सिद्धों ने प्रवृत्ति के दमन को गलत बताया है, ठीक है, और कहा है कि विष ही विष की औषधि है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, विष ही विष की औषधि है। आगे सिद्ध साहित्य से ही भक्तिकालीन चेतना, सामाजिक चेतना का विकास हो रहा है। सिद्ध साहित्य से ही भक्तिकालीन चेतना, सामाजिक चेतना का विकास हो रहा है। भक्तिकालीन साहित्य की सामाजिक चेतना की पूर्व पीठिका मानी जाती है, वो कौन सी साहित्य माना जाता है? वो सिद्ध साहित्य ही माना जाता है, ठीक है। सिद्ध साहित्य ही था जो, जैसे
संतों ने भी अपनाया। संत भी तो भक्ति, जो कबीरदास जी हैं वो भक्ति काल में ही आते हैं, और उसके बाद तुलसीदास में भी ये भावनाएं देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है। तो इसका मतलब जो सिद्ध साहित्य है वो पूर्व पीठिका किसकी, भक्तिकालीन साहित्य की, ठीक है। भक्ति काल की निर्गुण शाखा की संत काव्य धारा पर सिद्ध साहित्य का प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। इन्होंने निरातम्य भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की अवस्थाओं का वर्णन इसमें किया है। राहुल संकृत्यायन को शुक्ल जी ने त्रिपिटकाचार्य कहा है, ठीक है। राहुल संकृत्यायन को क्या कहा है शुक्ल जी ने, त्रिपिटकाचार्य कहा है। और ये जो राहुल संकृत्यायन ने जो सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया वो दोहा कोश नाम से किया है। सरहप्पा की जो मानी जाती है वो भी दोहा कोश मानी जाती है। नेक्स्ट है फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कथन है वो है, जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय या उनके पतन से मजबूर होकर गर्त में गिरी हुई थी, उस जनता के लिए सिद्धों की वाणियों ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये कई बार एग्जाम्स में आई है, ठीक है। संजीवनी, सिद्धों की वाणियों को संजीवनी बूटी किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। संजीवनी बूटी किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है फिर सिद्ध साहित्य मुक्तक शैली में रचित है। इसी कारण सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि होने के कारण भी उनकी रचना प्रथम रचना नहीं मानी गई हिंदी की। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो सरहप्पा है, सरहप्पा को तो हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल संकृत्यायन ने, ठीक है, लेकिन उसकी रचना को प्रथम नहीं माना गया है क्योंकि उनकी जो रचना है उन्होंने मुक्तक उन्होंने रचना लिखी थी, इसी कारण उनकी रचना को प्रथम नहीं माना गया, ठीक है। ये है प्रबंधात्मक विशेषता द्विवेदी कालीन युग की रही है, ठीक है। द्विवेदी काल जो रहा है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या रही है, प्रबंधात्मक विशेषता उसकी रही है। इसमें क्या होता है, कथानुमा, ये कथानुमा होता है, प्रबंधात्मक जो काव्य होता है, ठीक है। खंड काव्य महाकाव्य से छोटा होता है खंड काव्य, ठीक है। महाकाव्य कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य की विशेषता है कि इसमें कम से कम 8 सर्ग तो जरूर होने चाहिए, ठीक है। क्या खंड काव्य प्रबंध काव्य हो सकता है, हाँ। यशोधरा है जो, वो एक खंड काव्य है लेकिन एक प्रबंध काव्य भी है, ठीक है। और क्या महाकाव्य प्रबंध काव्य हो सकता है, हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मुक्तक काव्य महाकाव्य नहीं हो सकता, ठीक है, वो प्रबंध काव्य ही हो सकता है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत रचनाओं का लेखन कार्य मुख्य रूप से इन 2 माध्यमों से किया जाता रहा है, ठीक है। क्या, एक तो दोहा कोश और एक चर्या पद, इन 2 माध्यमों से सिद्धों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, ठीक है। दोनों में अंतर देखेंगे, दोहा कोश और चर्या पद में, ठीक है। दोहा कोश सिद्धों द्वारा रचित पद दोहा कोश में आते हैं। सिद्धों द्वारा रचित पद, ठीक है, वो दोहा कोश में आते हैं। और सिद्धों द्वारा रचित पद जो उनके चरित्र या दैनिक या व्यवहारिक जीवन से संबंधित होते हैं वो चर्या पद में आते हैं, ठीक है। आगे है दोहा छंद में दोहा के माध्यमों से चतुष्पदी कड़वक शैली के माध्यम से लेखन कार्य इनके अंतर्गत आता है, ठीक है। दोहा छंद, एक मिनट, ठीक है, जो इनका लेखन कार्य किया गया है वो दोहा छंद में किया गया है। और सभी को पता है कि सरहप्पा है वो दोहा छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। आगे है फिर चर्या पद है इन पदों में के माध्यम से, जो इन्होंने चर्या पद लिखे हैं, इन पदों के माध्यम से क्या हुआ है, सिद्धों की मनस्थिति प्रतीकों द्वारा व्यक्त हुई है, ठीक है। इसमें जो चर्या पद है इसमें प्रतीकों का सहारा लिया गया है। और ये गेय पद होते हैं जो विभिन्न राग रागनियों में गाए जाते हैं। ये आम जनता तक पहुंचाने के लिए उनकी
मनस्थिति को मनस्थिति तक अपनी पहुंच बनाने के लिए इन्हें गेय पदों में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे है फिर जो दोहा कोश है वो है कणहप्पा व सरहप्पा के पद इस शैली में कभी कभार इसमें असंतुलित छंदों का प्रयोग भी मिलता है, अर्थात कड़वक बंद रचना नहीं है। ठीक है, जो ये दोहा कोश है ये कड़वक बंद रचना नहीं है। ठीक है, इसमें असंतुलित छंदों का भी कभी